नमस्कार, मैं हूं अनुप कुमार और आपका इस चैनल पर स्वागत है। टुडे वी विल स्टडी अबाउट फिजिकल वर्ल्ड। आज हम लोग फिजिक्स का नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम लोग एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग और एससी वर्मा कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स के किताब को ध्यान में रखकर इस क्लास को प्रोसीड करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। पहला टॉपिक है भौतिक जगत। इसे एबीसी प्रकाशन में भी दिया गया है और एनसीईआरटी में तो बहुत अच्छा से दिया गया है। तो इसको देखते हैं फिजिकल वर्ल्ड। तो हमें समझना है फिजिकल वर्ल्ड क्या है। मैंने आपको जब इंट्रोडक्शन क्लास हुआ था उसमें आपको बताया था कि जो फिजिकल वर्ल्ड है, इस चैप्टर में आपको बताया गया है कि यदि आप साइंटिस्ट बनना चाहते हैं आने वाले दिन में, अगर फिजिक्स के में आप बहुत कुछ शोध करना चाहते हैं, तो व्हाट इज द प्रोसेस, आपके पास क्या प्रोसेस हो सकता है, आप कैसे एक वैज्ञानिक बन सकते हैं, एक साइंटिस्ट कैसे बन सकते हैं। तो पूरे प्रोसेस, पूरे मेथड इसमें दिए गए हैं। आपको उस मेथड का ध्यान रखना होता है। एक मेथड है जिसमें कुछ प्रोसेस दिए गए हैं, 6 प्रोसेस होते हैं। उस प्रोसेस को आप ध्यान देते हैं, देन आप एक फिजिक्स में थियोरी को दे पाते हैं, है ना। तो उसको हम जानेंगे, पर उसके पहले हम ये जानते हैं कि फिजिक्स से पहले साइंस की बात आती है ना। साइंस, तो पहली बात तो यही उठती है कि साइंस क्या है। और ये जो चैप्टर दिया गया है उसका नाम है भौतिक जगत, फिजिकल वर्ल्ड। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि देखिए, एक हमारे अंदर का दुनिया है और एक बाहर का दुनिया है ना। इनर वर्ल्ड होता है और एक आउटर वर्ल्ड होता है। तो इनर वर्ल्ड में हमें क्या दिखता है, जो हमारी नेचर है, स्वभाव है, आर्ट है, जो नेचर है, ये हमें इनर है, यानी वो अंदर होता है, स्वभाव होता है, अंदर की दुनिया है, जिसके बारे में हम खुद जानते हैं या कोई अनुमान लगाता है ना। पर एक होती है बाहर की दुनिया, आउटर वर्ल्ड, हमारे आसपास की सराउंडिंग की, हम किसी भी चीजों को टच कर सकते हैं और उसको सेंस कर सकते हैं। और इसके लिए नेचर ने हमें 5 सेंसर्स दिए गए, सेंसर दिए हैं, जिसको हम हिंदी में ज्ञानेंद्रिय बोलते हैं। तो जो सेंसर है वो आपको पता है, कान होते हैं जिसको ईयर बोल रहे हैं, आई होता है, स्किन है ना, और हम टेस्ट कर सकते हैं, है ना, किसी चीज को। तो ये हम बाहर की दुनिया, सराउंडिंग, अपने आसपास की दुनिया में अगर हम किसी चीज को छू कर उसके बाद देख भी सकते हैं कि कोई चीज है, ब्लैक है कि व्हाइट है ना, या डार्क है, तो हम देखकर भी ये सेंस कर पा रहे हैं। तो ये जो बाहर की दुनिया है, जो हमसे शुरू होती है, हमारे बाद से, हमारे शरीर के बाहर की जो दुनिया, ये जो पूरी दुनिया है, इसको हम बोलते हैं फिजिकल वर्ल्ड, है ना। तो आउटर, एक इनर वर्ल्ड, एक आउटर वर्ल्ड। तो हमसे जो आउटर है, बाहर की दुनिया जो है, इसी को हम बोलेंगे फिजिकल वर्ल्ड, जिसको हम यू कैन सेंस, आप इसको सेंस कर सकते हैं, है ना, बाय सेंसर्स। ठीक है। तो अब इसमें आपको ध्यान रखना है कि जब हम बाहर की दुनिया में जाते हैं और किसी चीज को टच करते हैं और वो हमें हीट लगता है, मतलब गर्म लगता है, या कोल्ड लगे, ठंडा लगे या गर्म लगे, तो हम उसको सेंस किए, है ना। दूसरी बात, हम किसी चीज को देख सकते हैं कि वो डार्क है या ब्लैक है, तो ये हमने सेंस किया। तो इसी आधार पर हम दुनिया के सब चीजों को देखते हैं कि वो कैसा है, कैसा नहीं है, और अपना एक व्यू बनाते हैं, ओपिनियन बनाते हैं। और इसी में जब हम नए नए सिद्धांत देते जाते हैं और नए नए आइडियाज आता है, हम उसको व्याख्या करते हैं, विश्लेषण करते हैं, तो बाद में हम एक फाइनल थ्योरी देते हैं, जिसके हिसाब से हम कोई मशीन वगैरह बनाते हैं, है ना। तो आपको ध्यान रखना है कि जो फिजिकल वर्ल्ड है और बाहर की दुनिया जो है, जिसके बारे में हमें जानकारी इकट्ठा करना है, वही फिजिक्स में हमें पढ़ना है। तो फिजिक्स में अगर ये पहला टॉपिक दिया गया है फिजिकल वर्ल्ड, तो आपको ये बात स्पष्ट होनी चाहिए कि हमारे शरीर के बाहर जो भी दुनिया है, भौतिक जगत है, फिजिकल वर्ल्ड है, इसके बारे में हमें स्टडी करना है। और इसमें हम क्या करते हैं, बेसिकली नेचर के लॉ को स्टडी करते हैं। नेचर है, इसके लॉ को स्टडी करते हैं, है ना। केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, वो केमिकल चीज है, किसी चीज की बनावट कैसी हुई, संरचना कैसी हुई है। फिजिक्स में हम संरचना नहीं पढ़ते, उसको बना कैसे है, उसके अणु परमाणु के बारे में विशेष जानकारी नहीं रखते, हम उसके भौतिक बात करते हैं। और केमिस्ट्री जो है वो रासायनिक बात करता है ना, उसके संगठन पर विशेष ध्यान देता है। और जो हम बायोलॉजी की बात करेंगे, तो वो जैसे हमारे शरीर है, शरीर के अंदर कैसे फंक्शन हो रहे हैं, है ना, हमारे शरीर के अंदर कैसे फंक्शन हो रहा है, उस पर ध्यान देगा। और बाहर की जो लिविंग थिंग है, सजीव वस्तुएं, उसका फंक्शनिंग कैसे हो रहा है, वो जीवित कैसे रहेगा, वो मर कैसे जा रहा है ना, उसके बारे में वो स्टडी करता है। तो अरस्तु ने कहा था कि अगर कुछ पढ़ने वाला है साइंस में, वो फिजिक्स है। तो अगर आप साइंस पढ़ते हैं तो फिजिक्स, अगर नहीं पढ़े तो कुछ नहीं पढ़े। मतलब एक फिजिक्स ऐसा है जिसमें केमिस्ट्री भी आ जाएंगे, बायोलॉजी भी आ जाएगा। और हम अंतर अनुशासनात्मक अध्ययन करते हैं, है ना, तो उसमें आपको बताया जाएगा। और फिजिक्स के ही किताब में आपको ये दिखेगा, बायोलॉजी किताब में आपको नहीं दिखेगा। क्या? फिजिक्स की किताब में एबीसी प्रकाशन आप देखोगे तो आपको दिखेगा
उसमें ये लिखते हैं कि फिजिक्स का बायोलॉजी में क्या यूज है ना, फिजिक्स और बायोलॉजी में क्या संबंध है। तो वहां ये बताते कि फिजिक्स में जो भी चीज हम बनाते हैं, जैसे मान लो हमने एक्सरे, रोन्ट जॉन ने एक्सरे का खोज किया। अब ये एक्सरे जो है कहाँ ज्यादा यूज होता है, बायोलॉजी में। हम किसी भी शरीर के एक्सरे करते हैं, बोला है नहीं। गामा किरणें, हमने गामा किरणें आपने पढ़ा, तो गामा किरणें हैं, ज्यादा यूज कहाँ होता है, बायोलॉजी में। कैंसर के उपचार में हम गामा किरण का यूज करते हैं, है ना। तो इस प्रकार से बहुत सारे फिजिक्स के नियम हैं, उस नियम के आधार पे कुछ हमने मशीन बनाई है और उस मशीन को हम डायरेक्टली कहाँ यूज करते हैं, बायोलॉजी में, है ना। तो इसीलिए अरस्तु ने कहा था कि अगर कुछ पढ़ने जैसा है साइंस में तो फिजिक्स है, हमें फिजिक्स पढ़ना चाहिए। और अच्छा सब्जेक्ट है, कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है। इस बात को आपको ध्यान रखना है कि अब जब भी आपके विचार में आए कि चलो इसको याद ही कर लेते हैं, है ना, समझने की जरूरत, तो आपके लिए वो बहुत बोझिल हो जाएगा, वो बहुत मुश्किल हो जाएगा, है ना। तो सबसे पहले हमें ध्यान क्या रखना है, चीजों को समझना है, अंडरस्टैंड करना है, और देन आफ्टर आप उसको याद कर लेंगे, ठीक है। तो अभी हमने सबसे पहली बात क्या जाना, फिजिकल वर्ल्ड में। तो फिजिकल वर्ल्ड तो फिजिक्स से स्टार्ट हो रहा है। हम सबसे पहले एक शब्द है साइंस के बारे में, इसको डिफाइन कर लेते हैं, डिफिनीशन ले लेते हैं। और इसको आपको ध्यान रखना है, लैटिन शब्द से ये लिया गया है ना। एक साइंस तो एक इंग्लिश वर्ड है, साइंस इज ए इंग्लिश वर्ड, बट ये लिया कहां से गया है, ये उत्पन्न कहां से हुआ है, तो लैटिन शब्द से हुआ है, जिसको क्या बोलते हैं, सिंसिया, सिंसिया, है ना। और इसका अर्थ क्या होता है, हिंदी में इसको बोलते हैं जानना, है ना, जानना। और मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन क्लास में कि जो साइंस है और इसका अर्थ है जानना, और ये जानना जो है केवल जानकारी नहीं, साइंस वो नहीं होता है कि केवल हम नॉलेज है हमारे पास तो साइंस हो गया। नॉलेज इट इज नॉट अ साइंस। साइंस का मतलब होता है ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज होना चाहिए। कैसा नॉलेज, ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज, है ना, ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज होना चाहिए। इस बात को एकदम ध्यान रखना है कि साइंस इज अ ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज। आ नहीं लगाएंगे भवेल से, इसलिए साइंस इज एन ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज। अगर एक लाइन में कोई आपसे पूछता है ना व्हाट इज साइंस, तो यू कैन से साइंस इज एन ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज, साइंस इज ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज। साइंस एक ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। इन वन लाइन, इन वन सेंटेंस यू कैन से साइंस इज अ ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज, ध्यान रहेगा, ठीक है। सिंसिया का अर्थ है जानना, ये तो हम वहां से लेकर आ रहे हैं, और एक अर्थ को जानने के लिए सिंसिया हमने शब्द लिया जो कि साइंस उससे उत्पन्न हुआ। एकदम एकदम सही है। पर साइंस का अर्थ केवल जानकारी नहीं होना चाहिए, केवल जानना नहीं है, ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज है, ध्यान रखना है इस बात को, ठीक है। कोई दिक्कत, हिंदी में हम इसको क्या बोलते हैं, अगर इसी को हम बहुत लंबा चौड़ा करके बोलना चाहे साइंस का परिभाषा, तो आप क्या देते हैं, तो कोई बताइए, आपने कुछ तो पढ़ा ही होगा। 9th में भी एक चैप्टर था जो साइंस वगैरह के बारे में हम लोग पढ़े थे। तो बताइए साइंस क्या है, व्हाट इज साइंस, हिंदी में ही बोलना है। साइंस की विज्ञान किसे कहते हैं, करो जी बोलिए। हम अपने चारों तरफ जो भी देखते हैं उसके आधार पर परीक्षण करना, अन्वेषण करना या जानकारी प्राप्त करना या भविष्यवाणी प्राप्त करना, उसे विज्ञान कहते हैं, ठीक है, अच्छा परिभाषा है, बैठो। तो इसी तरह से अब देखो किताब में जो बातें लिख दी गई है, अब टीचर के तो अपनी व्यवस्था है, वो किसी सब एक सेंटेंस को लिखवा देता है ना। पर आपको वो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो कम से कम इतना तो जरूर कर सकते हैं, किसी डिफिनीशन को चेंज कर सकते हैं। तो वो फिजिक्स पढ़ने वाले थ्योरी बना रहे हैं और थ्योरी बना के मशीन बनाते हैं, आप क्या एक नया परिभाषा नहीं बना सकते हैं, तो फिर साइंस पढ़ ही क्यों रहे। तो हमें क्या करना है, एक अच्छा परिभाषा अपनी भाषा में बनाना होता है। और एग्जाम में लिखा भी रहता है यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दें। तो अपने शब्दों में उत्तर कब देंगे, जब अपने भाषा में समझेंगे, उसको अपनी भाषा में एक परिभाषा बनाएंगे। तो क्लास अटेंड करिए, पूरे कंप्लीट पढ़िए, स्टडी लीजिए, घर पे जाइए या कभी आपको टाइम मिलता है जब भी, तो उसको एक अच्छा सा परिभाषा खुद से डेवलप करने की कोशिश कीजिए। आप क्लास में जब चीजें एक्सप्लेन की जाती है, देन आप क्लास में ही आप एक परिभाषा बना सकते हैं। तो अगर हमें कोई कहे कि साइंस क्या है, अगर डिफाइन कीजिए, तो जब मैं पढ़ता था तो उस समय मेरी जहां तक पहुंच हुई, तो मैंने क्या सोचा है ना, कि प्राकृतिक परिघटनाओं को यथासंभव समझने के लिए, है ना, पॉसिबिलिटी है। मतलब देखो कोई भी फुल एंड फाइनल तो समझ नहीं सकता,
यथासंभव ही समझेंगे, एज पॉसिबल, बोलो है नहीं। तो प्राकृतिक परिघटनाओं को, जो दुनिया के इवेंट्स हो रहे हैं, जो फेनोमेना हो रहा है, तो प्राकृतिक परिघटनाओं को यथासंभव समझने के लिए किए गए प्रयोगों और परीक्षणों से प्राप्त विशिष्ट ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, ऐसा हम कह सकते हैं, है ना। तो ये हिंदी है। और इंग्लिश में अगर आपसे कहे वन लाइन में, तो हम क्या कह सकते हैं, साइंस इज ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज। हम आपको पॉइंट आपको क्या करना चाह रहे हैं कि साइंस केवल और केवल ज्ञान नहीं है, ये केवल और केवल ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज है। ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज होना चाहिए। अब इसका क्या मीन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज? तो ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज का मीनिंग है, मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज, कि आपने गणित में पढ़ा होगा, सबसे पहले हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन पढ़ते हैं, बोलो, है ना। उसके बाद हम मल्टीप्लिकेशन पढ़ते हैं ना, फिर डिवीजन पढ़ते हैं, बोलो है नहीं। इसके बाद हम ऑपरेशंस पढ़ते हैं ना, ऑपरेशन पढ़ने के बाद हम इक्वेशंस पे पहुंच जाते हैं इक्वेशन पे, बोलो। तो इक्वेशन पे हम पहुंच जाते हैं। तो अब क्या देख रहे हो, पहले हम इक्वेशन पढ़ते हैं और फिर एडिशन पढ़ते हैं, ऐसा नहीं करते। हम सबसे पहले एडिशन पढ़ते हैं, फिर सब्ट्रैक्शन पढ़ते हैं, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर डिवीजन, फिर ऑपरेशन, देन आफ्टर इक्वेशन। उसके बाद हम धीरे धीरे जाते हैं। तो 12 की कक्षाओं में तो आप कैलकुलस तक पढ़ते हैं, ज्योमेट्री वगैरह पढ़ते हैं, बोला है नहीं। अब कोई ऐसा व्यक्ति हो बीच में बैठा है और सीधा ज्योमेट्री पढ़ा रहे हैं पहली बार, तो हाउ इट इज पॉसिबल? हो पाएगा? ये नहीं हो पाएगा। तो ये साइंस है, स्टेप बाय स्टेप होता है। तो स्टेप बाय स्टेप पहले क्या करना, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर, तो ये जो ज्ञान है इसको हम कहेंगे ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज, है ना। तो आपको ध्यान रखना है, ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज साइंस में जब हम ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज की बात करेंगे तो ऐसा ही होगा। कुछ भी अगर इकट्ठा करनी है, अब ऐसा नहीं कि हम यहां बैठे बैठे और कुछ हमने स्टेटमेंट दे दिया और कहा कि नहीं ये एकदम सही है, तो ऐसा नहीं होता। पहले हमको क्या करना पड़ता है, नेचर में घूमना पड़ता है, घूमकर हमें देखना पड़ता है, और देखने के बाद हम बहुत विश्लेषण करते हैं, उसके बाद हम कुछ ना कुछ स्टेटमेंट देते हैं, भविष्यवाणी करते हैं कि ऐसा होता होगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, सपोज पिद्दी नाम का लड़का है ना, तो ये पिद्दी व्यक्ति है, और ये जो इंसान है, लड़का जो है, ये गया और वो क्या देख रहा है, पहाड़ों पे गया, ठीक है, पहाड़ों पे गया और पहाड़ पे गया और उसने देखा कि नदियां बह रही है ना, यहां से बोलो नदी निकलती है कि नहीं। तो यहां से नदी निकली और नदी बह रही है, उसने देखा, पहाड़ पे घूमते घूमते गया और देखा कि नदी बह रही है। उसने ध्यान दिया कि नदी बहती कैसे है, तो उसने क्या क्या ध्यान दिया होगा कि कितने करेंट है नदी में। तो उसने एक चीज ऑब्जर्व किया कि जहां ज्यादा पानी है वहां वाटर का करेंट है वो बहुत कम है, और जहां कम पानी है ना, जहां गहराई कम है वहां वाटर करेंट ज्यादा है। तो ये सब वो देख रहा है। वो क्या वो कंट्रोल कर रहा है उसको? नहीं, नेचर कंट्रोल करते, वो कुछ नहीं कर रहा, वो केवल ऑब्जर्व कर रहा है, देख रहा है, वो देख रहा है। देखने के बाद क्या वो ऐसा ही सोच सकता है देखते देखते कि पानी जो है ना ऊपर से नीचे जाती है? क्या वो ऐसा सोच सकता है? वो सोच सकता है, लेकिन वो आकर स्टेटमेंट नहीं दे सकता, किसी को समझा नहीं सकता कि पानी ऊपर से नीचे जाती है। अभी तो हम लोग को पता है ना कि पानी ऊपर से नीचे जाती है, तो हमें लग रहा है कितनी आसान बात है, पर इतनी भी बात लोगों को पता नहीं थी पहले के जमाने के लोगों को, है ना, बोला है नहीं। तो सबसे पहली बार किसी ने देखा और ये स्टेटमेंट दिया होगा कि पानी जो है वो ऊंचाई से नीचाई की ओर आता है, ऊपर से नीचे आता है। ये बात पहली बार स्टेटमेंट दिया गया है ना, तो ऐसा ही नहीं दिया। एक इंसान होगा जो घूमा, देखा, पहाड़ों पे गया, घूमा, तो उसने देखा, ऑब्जर्व किया, फिर वो आया होगा। तो ये फर्स्ट स्टेप में ऑब्जर्वेशन होता है। वो देखा, देखने के बाद वो लैब में आता है और कंट्रोल एक्सपेरिमेंट करता है। टेबल पे पानी रखा और कहा बहो, है ना। अब सोचो कि ऐसा हमारा, सपोज करिए कि ऐसा टेबल है ना, और इस पे पानी रखा, एकदम फ्लैट है टेबल, कैसा पूरा फ्लैट रखा और कहा बहो, तो क्या बहेगा? 77 तो उसकी ऊंचाई बराबर ही है, फ्लैट है वो, तो नहीं बहेगा। वो कहेगा बहो, बहेगा ही नहीं, तो उसके ही कहने से तो नहीं बहेगा ना। अगर ऐसा उठाया और कहा कि नहीं इधर नहीं जाना, इधर जाना है, तो इधर जा ही नहीं सकता। फिर कहा कि ऐसे कैसे जा रहा होगा, फिर इधर से उठा दिया तो फिर इधर जाने लगा। तो इतना करने के बाद कंट्रोल यहाँ पे लैब में कर रहा है, प्रोसेस एक्सपेरिमेंट कर रहा है, तो देन आफ्टर वो बाद में कंक्लूजन पर पहुंचेगा, इतना करने के बाद कि
वास्तव में नीचे जा रहा है, ऊंचाई से नीचाई की ओर जा रहा है ना, ऊपर से नीचे जाता है पानी, ये वो उसके मन में आएगा ये बात, फिर वो सोचेगा कि ये क्यों होता होगा, नीचे ही क्यों जा रहा है। तो ये सारी चीजें एक प्रोसेस होती है। तो साइंस में जो हम ऑर्गेनाइज नॉलेज लेते हैं वो यही है कि हम किसी चीज को पहली बार देखते हैं, फिर उसको लैब में आके कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट करते हैं, है ना, उसका एनालिसिस करते हैं, उसका वेरिफिकेशन करते हैं, देन आफ्टर हम कोई एक फाइनल थियरी देते हैं, बोला है नहीं, और तब वो स्टेटमेंट पास होती है कि हाँ ये होता है। समझ गए? तो ये इसलिए साइंस क्या है, एक ऑर्गेनाइज नॉलेज। हम ऐसे नहीं कुछ भी हम नहीं कह सकते। अब कोई बैठा बैठा इंसान है और बारिश हुआ और पता चला कि इंद्रधनुष बना सन के अपोजिट साइड में, और संयोग से उस दिशा में नदी है, तो बाबा जी ने क्या कहा, देखो नदी में से पानी ऊपर जा रहा है। हाँ पहले होता था ऐसे, लोग कहते थे नदी में से पानी ऊपर जा रहा है, भगवान जी बोरा लमाए हैं तो ऐसा होता था। अब सबको लगता था कि पानी ऊपर जा रहा है, बरसेगा। तो क्या ऐसा कहना क्या ये साइंस है? और मैं तुमको बताऊं, ये जानकारी थी और लोग इसको सच मानते थे, ये होता था। तो क्या ये जानकारी कभी भी ये सच हो सकती? नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि इसमें कोई ये थ्योरी या कोई प्रोसेस का पालन ही नहीं किया गया, वो डायरेक्ट स्टेटमेंट है, हमें लग रहा है ऐसा हो रहा है। हम चूंकि गांव के प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं तो मान लिया गया कि हाँ यही बात सही है। इस बात पे बहुत ध्यान देने की जरूरत है। कोई नामी गिनामी आदमी ने कुछ कह दिया इतना ही कि ऐसा होता है और हम मान लें, ये दुनिया के सबसे बड़ा मूर्खता है ना। क्योंकि केवल कह देना और स्टेटमेंट दे देना और नामी गिनामी व्यक्ति है तो उसको हम सच मान लेना, ये तो छोड़ो। कई लोग एक्सपेरिमेंट पे एक्सपेरिमेंट किए, लैब में नेचर को देखा, स्टडी किया, उसके बाद एक्सपेरिमेंट करके बाद में फाइनल थ्योरी दिया, वो भी गलत हो गया। तो कोई व्यक्ति खुदे कह दिया, डायरेक्ट कह दिया, कैसे सही हो सकता है बताओ? न्यूटन जैसा आदमी, जो हम फिजिक्स के उसको फादर भी कहते हैं, आइंस्टीन जैसा इंसान जो फिजिक्स में कितना चीजें दिया है, उसकी थ्योरी गलत हो रहा है। कितना थ्योरी गलत हो गया बताओ? तो इसलिए ऐसा नहीं कि किसी ने कुछ कह दिया तो हम उसको हकीकत मान, नहीं। अगर साइंस पढ़ते हैं तो हम एक प्रोसेस को देखना पड़ता है, ध्यान देना पड़ता है, एक ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज होता है। ठीक है, कोई दिक्कत? जैसे आप देखो, एक और एग्जांपल लेते हैं। पहले क्या सोचा जाता था, माने सूरज इधर से पूरब में उगा, पश्चिम में जाके डूबता था, ठीक है, और ये हर रोज होता था और नेचर अपने आप को रिपीट करती थी। खुशी की बात क्या है, वो भूलती नहीं थी, इसको रिपीट करती थी वो। सोचो किस दिन भूल गई तो अंधेरा अंधेरा हो जाएगा। हम लोग भूल जाते हैं और लगता है कि यार भूल ही तो गए, कोई बात थोड़ी है। सोचो, भूलना एक बहुत बड़ी मिस्टेक हो सकती है। नेचर भूल जाए सूरज नहीं निकले, हम रात को सोते हैं, मतलब शाम को अंधेरा हो जाता है धीरे धीरे, तो हमको क्या लगता है, अच्छा ठीक है इतना देर का समय है, उसके बाद फिर उजाला हो जाएगा। ये आज हम खुशी हैं, पर मानो जब शुरू में आया होगा ना, तो मैं तुम्हें बताऊं उसके लिए बहुत बड़ा दुख होता होगा। अब हो गया अंधेरा, अब क्या होगा, क्योंकि उसको जानकारी ही नहीं है। और हम उस समय की बात कर रहे हैं जिस समय आग लोग नहीं जानते हैं ये आग क्या होता है। हम उस समय की बात कर रहे हैं जब लोग पहिया नहीं नचाते थे, पहिया का आविष्कार हुआ, आग का आविष्कार हुआ, उस समय की बात कर रहे हैं। तो उस समय लोगों को क्या लगता था कि अब क्या होगा, कि अब तो अंधेरा हो गया। लेकिन ये बार बार रिपीट होता रहा, तो किसी ने इस पे सोचा, फिर सोचा तो उसको लगा कि ये फिक्स टाइम पे ऐसा हो रहा है, हो रहा है ना फिक्स टाइम पे। तो फिर उसने जब बहुत ऑब्जर्वेशन किया, कुछ अपने आप को विश्लेषण किया, फाइनल बाद में लोगों को कुछ बताया कि देखो ये हो रहा है ठीक है, लेकिन एक निश्चित अंतराल पे हो रहा है, तो हमें घबराने की जरूरत नहीं है। ये कुछ समय बाद फिर उजाला, मतलब एक निश्चित समय के बाद फिर उजाला हो जाएगा। तो तब जाके हम शांत होते हैं। हमारी जिज्ञासा, एक ध्यान रखना है, जो क्यूरियोसिटी है ना, क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा, वो साइंस को बहुत डेवलप बनाता है। अगर जिज्ञासा खत्म हो जाए, क्यूरियोसिटी अगर खत्म हो जाए, विज्ञासा लिख दिया जाए, जिज्ञासा ऐसा लिखें, जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी। तो क्यूरियोसिटी अगर खत्म हो जाए तो विज्ञान खत्म हो सकती है। तो हमें ध्यान क्या रखना है, क्यूरियोसिटी हमेशा बनी रहनी चाहिए। विज्ञान के लिए क्यूरियोसिटी बहुत जरूरी है, क्योंकि जो क्यूरियोसिटी है वही हमें आगे बढ़ाता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये बातें आपको स्पष्ट समझ में आई होगी। साइंस इज ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज, और साइंस किससे उत्पन्न हुआ है, सिंसिया से। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसका अर्थ जानना होता है। और क्यूरियोसिटी जो है वो साइंस के लिए वरदान है, क्यूरियोसिटी के द्वारा ही हम कुछ भी चीजें करते हैं।
और जो भी कुछ अगर हम स्टेटमेंट देते हैं तो हमें ध्यान रखना है कि वो निश्चित ही एक पूरे प्रोसेस के बाद आना चाहिए। पहले हम ऐसे ही कुछ भी बोल देंगे और कोई नामी गिनामी व्यक्ति ने कुछ कह दिया है इतना ही तो हम नहीं मान लेंगे। एक आपको एग्जांपल याद दिला रहा हूं, आपने पढ़ा होगा डेमोक्रेसी का डेफिनेशन, है ना। डेमोक्रेसी उसमें क्या पढ़ते हैं, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, था ना। अब्राहम लिंकन साहब ने दिया था, चूंकि उस समय बड़े आदमी थे। अब्राहम लिंकन, अब अब्राहम लिंकन ने ये परिभाषा दिया है इसलिए सही है, ये मानना लोगों के लिए मूर्खता है। क्योंकि आपको पता है संविधान सभा में भीमराव अंबेडकर ने इस बात को चुनौती दिया था कि परिभाषा गलत है ना। तो है, अब बड़े आदमी ने कह दिया तो ऐसा नहीं सही मान लेंगे। अब आपको एक और बात आपको मैं बताऊं, पहले क्या माना जाता था, एक थ्योरी आता है हीलियोसेंट्रिक थ्योरी और एक जियोसेंट्रिक थ्योरी। जियोसेंट्रिक थ्योरी, जियोसेंट्रिक थ्योरी क्या है, भूकेंद्रीय सिद्धांत, हिंदी में इसको बोलेंगे भूकेंद्रीय सिद्धांत। इसको देखना ध्यान से, जियोसेंट्रिक थ्योरी आप इसको देख लो, पहले पूरा समझना है। और जो ये शब्द है ना लिखा हुआ, आप लास्ट में इसको लिख भी लिया करो, ये अच्छा रहता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि जियोसेंट्रिक थ्योरी देखा कहीं कॉपी का पीछे लिख दिया, ऐसा नहीं। आप एक क्लास 1 लिखा करो भौतिक जगत, और भौतिक जगत में ये लिखा करो, है ना, बाद में आप लिख सकते हो। तो देखो ध्यान से, हम पहले जान लेते हैं जियोसेंट्रिक थ्योरी क्या है। इसको बोलते हैं भूकेंद्रीय सिद्धांत। जियोसेंट्रिक थ्योरी इट मींस भूकेंद्रीय सिद्धांत, हिंदी मीनिंग है इसका। जियोसेंट्रिक थ्योरी यह होता है कि पहले माना जाता था कि जियो यहां जो है ना, जियो पृथ्वी से लिया जाएगा, पृथ्वी स्थिर है। जियोसेंट्रिक मतलब पृथ्वी स्थिर है और बाकी सब चक्कर लगा रहे हैं। और हम देखते भी थे कि पृथ्वी पर हम थे, पूरब से सूरज उगता था और पश्चिम में जाता था, होता था ना ऐसा। तो हम ये देखते भी थे, इसी को बोलते थे जियोसेंट्रिक थियरी, कि पृथ्वी स्थिर है और ये सब कुछ इसके साइड में रोटेट हो रहा। और कई वर्षों तक कई सभ्यताएं समाप्त हो गई इस पृथ्वी पर, और इसी बात को सही मानते हम चले आए। इसको माना जाता था, धर्म ग्रंथों में पूरा विवेचना था। एक व्यक्ति आया और उसने कहा कि नहीं, जियोसेंट्रिक थियरी गलत है, हीलियोसेंट्रिक थियरी होता है। उसने क्या दिया, हीलियोसेंट्रिक थियरी, है ना, हीलियोसेंट्रिक थियरी। हीलियोसेंट्रिक थियरी, हीलियोसेंट्रिक थियरी मतलब क्या होता है, सूर्य केंद्रीय सिद्धांत। सूर्य केंद्रीय सिद्धांत ये क्या कहता है, और इस व्यक्ति ने क्या कहा, इस व्यक्ति ने कहा कि पृथ्वी नाचती है, सूरज स्थिर रहता है, ऐसा कहा गया। तो उसको मैं आपको बताऊं, फांसी की सजा हो गई थी कि तुम ऐसे कौन होते हो जो हमारी पृथ्वी को, हमारी माता को बोल रहे हो नाचती है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, अपनी बात वापस लो, है ना। बाद में उसको मतलब लाया गया पोप के सामने। आपको पता है ना, यूरोप में चर्च जो होता है उसका महान जो सबसे वरिष्ठ व्यक्ति होता था वो पोप होता था। हालांकि वर्तमान समय में अब उसका बहुत अस्तित्व नहीं है, और उस समय आज की जैसे स्टेट होते हैं ना, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, उससे ज्यादा पावरफुल था, सब कुछ पोप के अधीन था। तो पोप के सामने उसको पेश किया गया, अब बताया गया, कहा गया कि देखिए इस पे इल्जाम है। अब पोप ने बाद में वो दिया था फांसी की सजा, और उसको बोला गया था कि देखो तुम बड़ी आदमी हो, है ना, नाम क्या था उसका, गैलीलियो गैलीली, तुम बड़े आदमी हो, है ना, इतना सिद्धांत दिए हो, स्कूल टीचर भी हो, तो तुम इतना किए हो तो चलो तुम्हें माफ करते हैं, है ना, तुम दुनिया के लिए बहुत कुछ दिए हो, है ना, लेकिन तुम इसको वापस ले लो प्लीज, ऐसा उसने कहा। मतलब सेंस समझो, इस भाषा में तो नहीं कहा होगा, अपनी भाषा में बोला होगा, सेंस यही था। तो उसने कहा कि देखो अगर ऐसे फैसला हो गया है, बाद में लोग उसको समझाया भी कि ले लो वापस, में टाइम ही देगा सब। उसके जो चाहने वाले होंगे वो बोलेंगे ना, क्यों तुले पड़े हो, और काम करो ना, छोड़ो, जिंदा तो रहो। और हर किसी को जिंदा रहना अच्छा लगता है, बोलो है नहीं। मदर टेरेसा हमारे देश में जब मर रही थी, सॉरी, मदर टेरेसा हमारे देश में एक बुढ़िया थी, जब मर रही थी, मदर टेरेसा नहीं मर रही थी, बुढ़िया मर रही थी। तो एक मरती हुई बुढ़िया से पूछा कि क्या आपको जीने की इच्छा है, उसने बोला था कि हाँ, मुझे बचा लो। अब देखना, कई लोग मरते हैं, एक्सीडेंट होता है, पहले तो पूरा हीरो बनता है, लेकिन जब एक्सीडेंट हो जाता है तो गांव वाले पहचानते ये जीन्स है, फलनवा का है ये जीन्स, इसका मतलब यही है इंसान है। मतलब जिंदा हालत में अगर मिल गया, है ना, वो तो तब आता है ना, जीन्स से पहचाना जाता है, वो तो तब आता है जब वो चेहरा ही पूरा मतलब गायब हो गया है। वैसे केस में तो जब उसको पहचान, जब अगर बचा हुआ स्थिति में रहता है, थोड़ा सा बोल रहता है, तो उसका आवाज से यही आवाज आता है कि देखो बचा लो, आज के बाद से तेज नहीं चलाएंगे, बोला होता है ना।
या कोई बहुत बीमारी हो जाता है तो लोग क्या बोलते हैं, भगवान बचा लो, आज के बाद ये चीज नहीं खाएंगे। कैंसर जिसको हो जाता होगा बोलता होगा धूम्रपान करेंगे ना, बस अब फिर बचा लो, उसके बाद तो छुएंगे नहीं। बोल होता है ना ऐसा, तो हर किसी को इच्छा होती है। तो इसी तरह से गैलीलियो की भी इच्छा थी, तो उसको चाहने वाले लोगों ने कहा कि वापस ले लो, तो उसने कहा कि चलो ले ही लेते हैं। तो फांसी की जब बात हुई तो फाइनल पूछा गया कि बोलो पृथ्वी स्थिर है ना, तो उसने कहा कि हाँ पृथ्वी स्थिर है, लेकिन मानो या ना मानो पृथ्वी नास्ती। तो बोले तो फिर ना, फिर बोल तो उसने क्या कर दिया कि वापस ले लिया, जियोसेंट्रिक थ्योरी सही हो गई और हीलियोसेंट्रिक थ्योरी उसने मतलब इनकार कर दिया कि कहा कि नहीं। पर आगे चल के न्यूटन और कोपर्निकस आए तो उन लोगों ने कहा हीलियोसेंट्रिक थ्योरी को कहा ही नहीं, उसको प्रूव भी किया, तब लोगों को पता चला अच्छा अब थोड़ा मानना पड़ेगा, क्योंकि अब तो प्रूफ दे रहा है ना भाई, है कि नहीं। उस समय साइंस ज्यादा डेवलप हो गई थी। तो ध्यान क्या रखना है, हीलियोसेंट्रिक थ्योरी फर्स्ट में सोचा कौन था, गैलीलियो गैलीली और कोपर्निकस और न्यूटन ने मिलकर इसको सिद्ध किया, कोपर्निकस और न्यूटन। तो सिद्ध हो गया जब, तब तो मानना ही पड़ेगा। तो एक चीज आपको ध्यान रखना है कि साइंस में कोई भी थियरी फाइनल थियरी नहीं होती है। देयर आर नो एनी थियरी इन साइंस विच इज फाइनल। पत्थर के लकीर कुछ भी नहीं है, चीजें यहां बदलती रहती है। 500 साल पहले अगर कोई चीजें दी गई है ज्ञान, तो आने वाला समय में वो बदल सकता है। तो ये चूंकि इतना बदला है ना, इतना बदला है, न्यूटन के सिद्धांत भी गलत हुए, बाद में चल के आइंस्टीन के भी हुए, तो चूंकि ये इतना गलत हुए तो बाद में हमने इसी को रूल बना लिया फिजिक्स में कि देयर इज नो फाइनल थियरी इन साइंस, है ना, सब कुछ चेंज होते रहता है। तो इसी को हमने एडॉप्ट कर लिया कि यही नियम है, प्रकृति का नियम है, बदलाव बदलते रहता है। तो हम कोई भी नियम पढ़ते हैं वो आगे चलकर बदल सकता है, ठीक है। तो ध्यान रखना है, इन दिस क्लास हम लोग क्या क्या ध्यान रखेंगे। साइंस किस शब्द से उत्पन्न हुआ है, सिंसिया अर्थ क्या है, जानना। साइंस कैसा जानकारी है, साइंस इज एन ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज, यह एक क्रमबद्ध ज्ञान है। और ये ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज का क्या सेंस है, इस तरह से हम पहले इक्वेशन फिर एडिशन नहीं पढ़ते। और दो चीजें आपको जियोसेंट्रिक थ्योरी ध्यान रखना है और हीलियोसेंट्रिक थ्योरी ध्यान रखना है, ठीक है, कोई दिक्कत। फिजिकल वर्ल्ड में हम फिजिक्स को पढ़ते हैं और यू कैन राइट डाउन फिजिक्स का डिफिनीशन, व्हाट इज फिजिक्स। तो फिजिक्स क्या है, फिजिक्स इज ए स्टडी ऑफ नेचर। बोलो है नहीं, उस समय से हम लोग किसके बारे में बात करें, नेचर के बारे में, सूर्य है ना, पृथ्वी, उसके बाद ये सब चीजें, पहाड़ पे गया पानी देखा है, ये सब चीज हम किसकी बात कर रहे हैं, नेचर की बात कर रहे हैं, और नेचर में हो रहे घटनाओं की बात कर रहे हैं, है ना। तो इसलिए फिजिक्स क्या है, फिजिक्स इज ए स्टडी ऑफ, नोट कर लीजिए, फिजिक्स इज अ स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉज, या रूल्स इसको बोल सकते हैं, रूल्स। फिजिक्स इज ए स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉज, तो इसको ध्यान रखना है। और फिजिक्स का एच.सी. वर्मा ने एक और चीजें ध्यान दिया था, इसको अलग तरीके से भी हम डिफाइन कर सकते हैं, इसको अलग तरीके से भी कह सकते हैं, फिजिक्स इज अ डेट ब्रांच ऑफ साइंस, in which we study about nature and its laws, its या रूल, ठीक है, किसी को दिक्कत। देखो ये सब चीजें ना बहुत मतलब चर्चित चीज है, जरूरी की चीज है, इसको इंग्लिश में रखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो जियोसेंट्रिक थ्योरी याद रहेगा, हेलियोसेंट्रिक थ्योरी याद रखना है और फिजिक्स का डेफिनेशन याद रखना है, और वन लाइन में साइंस का डेफिनेशन